चलिए फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम रिवाइज करने वाले हैं थर्ड टॉपिक को, जिसका नाम है द एज ऑफ रेवोल्यूशन एंड 1830 टू 1848 तक यूरोप में जितने भी रेवोल्यूशंस होंगे उन सभी रिवोल्ट्स के बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहला रिवोल्ट ले लेते हैं हम। सबसे पहली चीज़ें होंगी फ्रांस में। सबसे पहला इनिशिएटिव हमेशा फ्रांस ही लेता है ना। फ्रांस सबसे पहले इनिशिएटिव लेता है यूरोप में, उसके बाद में दूसरी कंट्रीज या लोग लेते हैं। ठीक है सर, बात करते हैं द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848 की। अब हुआ क्या था सर यहाँ पर 1830 में एक रिवोल्ट हुआ था, छोटा सा रिवोल्ट हुआ था। इसे हम जानते हैं जुलाई रेवोल्यूशन के नाम से। किस नाम से? जुलाई रेवोल्यूशन। द फर्स्ट अपहीवल, जो पहली उथल पुथल थी 1830 में, वो कहाँ हुई? फ्रांस में हुई। रीजन क्या थे होने के? एक्चुअली यहाँ पर बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया गया था। कब किया गया था? 1815 में। 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट को हटा के और ट्रीटी ऑफ वियना के थ्रू बर्बन रूलर्स जो थे उन्हें हिला दिया गया। अब जब बर्बन रूलर्स आ गए थे 1815 से 1830 तक, 15 साल तक ये लोग रूल कर रहे हैं। कहाँ? फ्रांस में। 1830 में फिर से रिवोल्ट हो रहा है। 1830 में रिवोल्ट हो रहा है एंड जैसा कि लिखा है, द बर्बन किंग्स वर नाउ ओवरथ्रोन। बर्बन डायनेस्टी के राजाओं को हटा दिया गया एंड इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में एक मोनार्क को रख लिया गया। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में मोनार्क को रखा जाता है, यानी कि मोनार्क अब इंडिपेंडेंट नहीं है। मोनार्क की जो पावर है वो कंट्रोल कर ली है। किसने करी है? कॉन्स्टिट्यूशन ने। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जितना सा अलाउ करता है, राजा उस हिसाब से डिसीजंस ले सकता है। ऐसी ऐसी सी बात थी। ठीक बात है सर। अब यहां जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना था वो कौन था? वो था लुई फिलिप। कौन था? लुई फिलिप। यहां पर जो आप ये पर्सन देख रहे हैं ये है लुई फिलिप। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कोटेशन है ड्यूक मेटरनिक का। ड्यूक मेटरनिक कौन था सर? मेटरनिक जो था वो ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था, नाम था ड्यूक मेटरनिक। उसने एक बार एक सेंटेंस कहा था, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और वो है कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। यानी कि जब भी फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी और जुकाम हो जाते हैं। अब यहां पर ऐसा नहीं है कि वाकई में फ्रांस छींकेगा और यूरोप को सर्दी जुकाम होंगे। तो क्या होगा सर? यहां जितने भी लोग हैं फ्रांस के, वो अगर जब भी किसी चीज को लेकर इनिशिएटिव लेते हैं, यूरोपियन लोग भी ठीक उसी तरीके की चीजें करने लगते हैं। अब फ्रांस ने जब रिवोल्ट किया है तो बाकी लोग भी रिवोल्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। चलिए सर, ग्रीक या ग्रीस जो है वो कहां है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैप कहां गया? मैप ये रहा, है ना। ये ग्रीस का मैप मैं आपको बताता हूं। ये आपको पूरा यूरोप का मैप दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, और ये जहां जहां मैं अपना वो कर्सर घुमा रहा हूं, ये वाला जो एरिया है ये ग्रीस है। ये क्या था सर? ये एक टाइम पीरियड में ओटोमन एम्पायर का पार्ट था, है ना। लेकिन धीरे धीरे ओटोमन एम्पायर जो था वो वीक होता गया। वीक कैसे होता है? एक राजा होता है, कभी राजा बहुत सख्त आता है, कभी बहुत नॉर्मल सा आ जाता है। तो कोई नॉर्मल से राजा चल रहे थे, बहुत ज्यादा पावरफुल रहे नहीं थे यहाँ के रूलर सब। अब क्या होता है, ओटोमन एम्पायर जब वीक हो रहा था तो ग्रीस जो था वो चाहता था कि मैं भी इंडिपेंडेंट हो जाऊं, है ना। और ये स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था 1821 से। 1821 से स्ट्रगल स्टार्ट हो चुका है ना। धीरे धीरे स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन जैसे 1830 में फ्रांस ने रिवोल्ट किया और इनको भी याद आया कि अरे हमें भी तो इंडिपेंडेंट होना है ना। तो ओटोमन एम्पायर से ये अभी लड़ेंगे। हम देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। 1821 में इन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट कर लिया था। एक्चुअली ग्रीस जो था ये मिड 15th सेंचुरी से ही ओटोमन एम्पायर का पार्ट था। 1821 में रिवोल्ट स्ट्रगल स्टार्ट हुआ इंडिपेंडेंस के लिए। 1832 वो ईयर था जिसमें ग्रीस जो था उसने ओटोमन एम्पायर के साथ में वॉर किया, और ग्रीस को दो जगहों से हेल्प मिली। सबसे पहला तो ग्रीस से बहुत सारे लोगों को एग्जाइल में भेज दिया गया था। एग्जाइल का मतलब होता है देश निकाला, है ना। तो वो सारे के सारे लोग 1832 में लौट आए थे। दूसरी चीज, ये जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी इन्होंने भी ग्रीस को सपोर्ट किया। ओके, और जब इतना सपोर्ट ग्रीस को मिल गया तो ग्रीस ओटोमन एम्पायर से जीत गया। तो ओटोमन एम्पायर से ग्रीस जीत जाता है, और जब भी कोई एक राजा या देश दो आपस में लड़ते हैं तो एक जीतेगा एक हारेगा। जो हारेगा उसे कुछ शर्तें मंजूर करनी पड़ती है ना। यहां हारा था ओटोमन एम्पायर, और एक ट्रीटी हुई सर, और उस ट्रीटी में कॉन्स्टेंटिनोपल नाम की एक जगह थी, वहां पर ये ट्रीटी हुई थी, इसीलिए इसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। और इसी ट्रीटी के अकॉर्डिंग बेस पे ग्रीस जो है उसे इंडिपेंडेंट कर लिया गया। किससे? ओटोमन एम्पायर से। क्लियर है? पढ़ लेते हैं क्या कहती है बुक। ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी से ही ओटोमन एम्पायर का पार्ट था। द स्ट्रगल बिगेन इन 1821 फॉर इंडिपेंडेंस। आजादी के लिए 1821 से ही स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था। नेशनलिस्ट इन ग्रीस, नेशनलिस्ट का मतलब होता है देशभक्त लोग। नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम, दो जगहों से सपोर्ट मिला था ग्रीस को, है ना। कहां से? ग्रीक लिविंग्स इन एग्जाइल,
वो ग्रीक के लोग जो कि एग्जाइल में या देश निकाले में रह रहे थे, और दूसरा वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो थी उनसे। एंड विद द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 ग्रीस बिकेम इंडिपेंडेंट नेशन, और ग्रीस जो था वो आज़ाद हो गया। पहला रिवोल्ट पढ़ लिया सर, पहला तो जुलाई रिवोल्ट पढ़ा, उसके बाद ग्रीस का रिवोल्ट भी पढ़ लिया सर। ग्रीस इंडिपेंडेंट हो गया। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आती है सर, आपका 3.1 करके एक टॉपिक आता है जो है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। यहाँ पर क्या है, देश के प्रति प्यार करना। रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब इस तरीके से है। अब रोमांटिसिज्म होता क्या है, ये कल्चरल डेवलपमेंट है। इसमें क्या होता है कि देशभक्ति की भावनाएं जो होती है, वो इमोशंस जो हैं उन्हें राइज किया जाता है, बढ़ाया जाता है। ठीक है, कैसे बढ़ाएंगे सर? पेट्रियोटिक सॉन्ग्स हो सकते हैं, कल्चर हो सकता है, आपकी लैंग्वेज हो सकती है, आपका पहनावा हो सकता है। इन सारी चीज़ों से आप जैसे अपने तिरंगे को प्यार करते हैं ना, क्यों करते हैं? कोई रीजन है क्या? मतलब ठीक है, आपको वो अच्छा लगता है, वैसे ही अच्छा लगता है, उसके लिए कोई रीजन की जरूरत ही नहीं। हमें मालूम है कि हमारे देश का फ्लैग है, हमें अच्छा लगता है, राइट? हमें जन गण मन बहुत अच्छा लगता है, हमारा जो नेशनल एंथम है ना? तो इस तरीके से हमें वंदे मातरम बहुत, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अच्छी लगती है। ठीक है, ये हमारे सब कल्चर का पार्ट बन चुका है सर। तो रोमांटिसिज्म क्या होता है देख लेते हैं। अ कल्चरल मूवमेंट दैट एम्फसाइज्ड इमोशंस, जो कि इमोशंस को बढ़ाता है, इमेजिनेशंस को बढ़ाता है ना? और पास्ट जो है हमारा उसे ग्लोरीफाई करता है, स्पेशली फोक कल्चर, आर्ट एंड लैंग्वेज। खास करके लैंग्वेज, हमारी जो आर्ट है, हमारी यहाँ की जो कलाएं, चाहे वास्तुकला हो, चाहे पेंटिंग्स हो, चाहे किसी भी तरीके की हो, है ना, म्यूजिक हो, डांस हो, ये सारी चीजें। और फोक कल्चर जितना भी है, फोक कल्चर, फोक का मतलब क्या होता है? फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस सुना होगा ना, राजस्थान जैसे है। राजस्थान का फोक डांस क्या है ना? घूमर। ठीक है, ये एक यहाँ का नृत्य है। ठीक बात है। राजस्थान का फोक सॉन्ग कौन सा है? राजस्थान का फोक सॉन्ग है पधारो मारे देश, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। तो ये क्या है? ये हमारे यहाँ का कल्चर है। ठीक है, जोहेन गॉटफ्राइड हर्डर करके एक आदमी हुआ था सर, ये जर्मनी का फिलोसोफर था, है ना, हु बिलीव ट्रू जर्मन कल्चर वाज फाउंड इन द दास वॉक। दास वॉक का मतलब होता है कॉमन पीपल, आम आदमी। ठीक है, जोहेन गॉटफ्राइड हर्डर एक जर्मन फिलोसोफर था जिसका कहना था कि अगर आपको ट्रू जर्मन कल्चर देखना है तो वो कॉमन पीपल में दिखेगा, नॉर्मल लोगों में दिखेगा। ठीक है, उन्होंने इसको बहुत ज्यादा प्रमोट भी किया था, है ना। तो प्रमोटेड कलेक्शन ऑफ फोक सॉन्ग्स, पोएट्री, डांस एज एक्सप्रेशंस ऑफ वर्क से जैस, मतलब ये जो भी है ना, यानी कि इसका मतलब होता है नेशनलिस्ट स्पिरिट। ये जो वर्ड लिखा हुआ है वर्क्स जेस्ट, इसका मतलब होता है नेशनल, नेशन के लिए जो आपकी स्पिरिट होती है, जज्बा होता है वो, है ना। तो इनको किसके थ्रू एम्फेसाइज किया जाएगा? फोक डांस, पोएट्री और डांस के थ्रू। ठीक बात है सर। ग्रिम ब्रदर्स भी कुछ हुए थे, है ना, दो भाई हुए थे सर, जैकब और विल्हेम। जैकब और विल्हेम ग्रिम दो भाई हुए थे। इन भाइयों ने भी फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स को इनको कलेक्ट किया था। ठीक है, लगभग कलेक्टेड ओवर 200 जर्मन फोक टेल्स, है ना, एंड एक्टिव इन द मूवमेंट ऑफ फॉर फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड नेशनल आइडेंटिटी। तो ये छोटी सी चीज़ है, आप लोग याद रख लेना आराम से। आगे बढ़ते हैं और केस ऑफ पोलैंड पे चलते हैं। केस ऑफ पोलैंड पर चल के आपको चीज़ें समझाने से पहले आपको पोलैंड के बारे में कुछ छोटी मोटी चीज़ें बताना चाहूँगा सर। पोलैंड, ये जो आपको जगह दिख रही है, ठीक है, ये वाला एरिया है पोलैंड, और यहाँ जो एक जगह दिख रही है आपको, ये है प्रशिया, यहाँ है रशिया और ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर एक ही चीज़ है। ठीक है, यहाँ है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ने भी एक बार पोलैंड पर कब्जा कर लिया था, प्रशिया ने भी कर लिया था और रशिया ने भी कर लिया था। तो रशिया ने जिस पोर्शन पर हमला किया था और कॉन्कर किया था पोलैंड के जिस एरिया में, है ना, तो पोलैंड में एक लैंग्वेज बोली जाती थी, उसे कहते थे पोलिश लैंग्वेज। ओके, पोलैंड की लैंग्वेज को पोलिश लैंग्वेज कहते हैं। अब क्या हुआ, रशिया के लोगों ने कहा कि पोलिश लैंग्वेज को हटाया जाए और रशियन लैंग्वेज को इम्पोज किया जाए, स्कूल्स में, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में, सब जगह पर। लेकिन इससे वहां के लोग बहुत ज्यादा नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम हमारी लैंग्वेज क्यों छोड़ेंगे। बात भी ठीक थी, लेकिन अब होता क्या है सर कि जो वहां के क्लर्जी और ये जो लोग थे, इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम चाहे कुछ भी हो जाए पोलिश लैंग्वेज ही यूज करेंगे, रशियन लैंग्वेज नहीं बोलने वाले हैं। उन लोगों के साथ में बहुत ज्यादा ज्यादती की गई सर, और उन सभी लोगों को, जिन जिन लोगों ने रशियन लैंग्वेज में प्रीच करना या रशियन लैंग्वेज में उपदेश देने से मना कर दिया था, इन सभी लोगों के साथ बहुत ज्यादती हुई और इन्हें यहां से पोलैंड से उठा के, और साइबेरिया नाम की जगह है वहां पर भेज दिया गया था। ओके, बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया, बहुत सारे लोगों को मारा गया। एक रिबेलियन भी यहाँ पर हुआ था, एक रिवोल्ट भी हुआ था छोटा मोटा, जो कि रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट में था, रशियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में था, है ना। पोलैंड के लोगों ने किया था, लेकिन गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल कोई होता नहीं है सर, और पोलैंड के लोगों को हरा दिया जाता है।
खैर आइए आगे बात करते हैं और क्या क्या चीजें यहां पर हुई थी। तो पोलैंड, लैंग्वेज प्लेड अ की रोल फॉर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, देशभक्ति के सेंटिमेंट्स को हाई करने के लिए यहां पर लैंग्वेज ने बहुत जबरदस्त रोल प्ले किया। लैंग्वेज वाज यूज्ड एज अ वेपन, लैंग्वेज को इन लोगों ने एज अ वेपन यूज किया था, है ना। तो आफ्टर द रशियन ऑक्यूपेशन पोलिश लैंग्वेज रिमूव्ड फ्रॉम स्कूल्स, पोलिश लैंग्वेज जो थी स्कूल से हटा दी गई। रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड, रशिया की जो लैंग्वेज थी उसे इम्पोज किया गया। इन 1831 एन आर्म्ड रिबेलियन अकर्ड, 1831 में एक रिबेल भी हुआ था, एक रिवोल्ट भी हुआ था, बट इट वाज क्रश्ड, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे क्रश कर दिया सर। ठीक बात है सर। और क्या हुआ, पोलिश क्लर्जी बिगेन यूजिंग लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ नेशनलिस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है सर। पोलैंड के जो क्लर्जी लोग थे, ठीक है, जो चर्च पीपल थे, उन्होंने क्या किया, इस पोलिश लैंग्वेज को एज अ वेपन यूज किया, एक एज अ नेशनल रेजिस्टेंस यूज किया, है ना, कि भाई हम तुम्हारा विरोध करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, तुमको रशिया को रेजिस्ट करते हैं। तो पोलिश वाज यूज्ड इन चर्च एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, तो इस तरीके से पोलिश लैंग्वेज जो थी उसे ही यूज किया जा रहा था। रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियन लेड टू पनिशमेंट, अब जिन जिन लोगों ने, रशिया ने कहा कि नहीं रशियन लैंग्वेज में प्रीच किया जाए, उपदेश जो है वो रशियन लैंग्वेज में दिए जाए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। और यहां पर इस रिफ्यूजल का साफ साफ मतलब था आपको पनिशमेंट मिलेगी, और पनिशमेंट मिलती भी है सर। मैनी प्रीस्ट एंड बिशप्स वर जेल्ड, बहुत सारे लोगों को, बिशप्स को और जो फादर लोग थे, प्रीस्ट थे, इन्हें जेल में डाल दिया गया। एग्जाइल टू साइबेरिया, ठीक है, और इन्हें साइबेरिया में भी भेज दिया गया था बाई रशियन अथॉरिटीज। पोलिश वॉज यूज्ड एज अ वेपन अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस, और रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट में पोलैंड की जो लैंग्वेज थी, पोलिश लैंग्वेज, इसे एज अ वेपन यूज किया गया था। ठीक बात है सर। आइए आगे बात करते हैं 3.2, टॉपिक नंबर 3.2, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। बढ़िया टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। द 1800s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, यूरोप में बड़ी दिक्कतें चल रही थी। क्या दिक्कत चल रही थी सर, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया था, और फूड प्राइसेस जो थी वो बहुत ज्यादा हाई हो चुकी थी। पीजेंट्स बर्डन विद फ्यूडल ड्यूज एंड टैक्सेस, पीजेंट्स बेचारे फ्यूडल ड्यूज और टैक्सेस भर भर के परेशान हो चुके थे। इसी टाइम पीरियड में 1845 का ईयर था, और सिलेसिया नाम की एक जगह है सर, वहां पर रिवोल्ट होता है। सिलेसिया नाम की रिवोल्ट जो था वो कैसे हुआ मैं बता देता हूं। यूरोप है, यूरोप में एक छोटी सी जगह है सर सिलेसिया, उस जगह पर क्या होता है कि कुछ वीवर्स रहते हैं, वीवर्स मतलब जो बुनाई करने का काम करते हैं। वीवर्स को कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं और रॉ मटेरियल देके और एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि ये लो, इसे फाइनल फिनिशिंग कर दो इस प्रोडक्ट की, हम तुम्हें अच्छा पैसा देंगे बाद में, ठीक है। सारे वीवर्स जो हैं उनको फाइनल फिनिशिंग करते हैं, और जब पैसा देने की बात आती है तो कॉन्ट्रैक्टर्स मना कर देते हैं कि नहीं, हम उतना तो पैसा नहीं दे पाएंगे, हम थोड़ा कम दे देते हैं तुमको, है ना। इससे क्या होता है कि इससे जितने भी वीवर्स थे वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। जब वीवर्स बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए तो उन्होंने तोड़फोड़ मचाना चालू कर दिया इन लोगों के घरों में, और कॉन्ट्रैक्टर्स को भगाया वहां से, बहुत बुरी तरीके से पटक के मारा इन लोगों को। खैर कुछ एक कॉन्ट्रैक्टर ऐसा था जो कि अपनी फैमिली को लेके जैसे तैसे करके भागा, दूसरे गांव में गया, जाके किसी को आवाज दी कि भैया हमें थोड़ा रहने के लिए जगह दे दो, पीछे लोग पड़े, लेकिन किसी ने भी उनकी हेल्प नहीं की सर। विद इन 24 आवर्स वो कॉन्ट्रैक्टर फिर से सिलेसिया में लौटा, लेकिन इस बार वो आया था आर्मी के साथ में। उसने रिकॉग्नाइज किया लगभग 11 जनों को 11 लोगों को, उसने 11 व्यूअर्स को अपने सामने खड़ा किया और आर्मी को बोला कि ये वो लोग थे जो मेरे पीछे भाग रहे थे, मुझे मारने के लिए, मार दिया जाए, और इन लोगों को शूट कर दिया गया था, है ना। तो ये एक रिवोल्ट था, यानी कि लोगों में, अब इससे कुछ हुआ तो नहीं, है ना, लेकिन लोगों में एक जज्बा आ गया था कि नहीं, हम लड़ सकते हैं, ठीक है। सिलेसियन वीवर्स अपराइजिंग कब हुई थी, 1845 में, याद रखना। एंड इट कॉज्ड बाय रिड्यूस वेजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर्स, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे उन्होंने वेजेस को बहुत ही कम रिड्यूस कर दिया था, ठीक है। एंड अब वीवर्स प्रोटेस्ट करेंगे सर, ठीक है, तो प्रोटेस्टेड एंड लूटेड वेयर हाउसेस, डिस्ट्रॉयड प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया। आर्मी कॉल्ड, आर्मी को बुला दिया था कॉन्ट्रैक्टर ने, एंड 11 वीवर्स वर शॉट और किल्ड, तो 11 वीवर्स को मार दिया गया था, ठीक है सर। यहां तक की पिक्चर क्लियर हो गई। ये था 1845 का रिवोल्ट। कितने रिवोल्ट पढ़ लिए अभी तक हमने इस टॉपिक में। 1830 का जुलाई रेवोल्यूशन जो फ्रांस में हुआ था, 1831 में जो पोलैंड की कहानी हुई थी वो हमने पढ़ ली थी, 1832 में जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ और ग्रीस इंडिपेंडेंट हुआ वो पढ़ लिया, 1845 का सिलेसिया रिवोल्ट पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे 1848 में फ्रांस वाले लोग फिर से कलेश करेंगे, इनके पास और कोई काम नहीं था सर, ले दे के लड़ते थे, है ना। तो आइए देख लेते हैं यहां क्यों लड़ाई करेंगे। अब यूरोप में क्या था ना, बहुत सारी चीजें हो रही थी सर, है ना, जैसा कि हमने पढ़ा भी था कि अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा था, बहुत ज्यादा था, और लोग अनएम्प्लॉयमेंट थे,
रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, बीमारियां फैल रही थी, खाने की जो फूड प्राइसेस थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, लोग बड़े दिक्कत में थे सर, परेशान थे। अब इन लोगों की दिक्कतों का समाधान करेगा कौन? राजा करेगा ना। तो लुई फिलिप वहां पर एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन के बैठा हुआ था, उसकी ड्यूटी थी कि वो फ्रांस के लोगों को देखभाल करता है, लेकिन ठीक है वो अपना मजे कर रहा था सर। फ्रांस की पब्लिक सर सड़कों पर उतर आती है, पेरिस की सड़कों पर सारे के सारे लोग उतर आए सर, है ना। 1848 के ईयर की बात है और लुई फिलिप को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया गया। तो देखते हैं, और ये वो टाइम था, ये वो ईयर था, लुई फिलिप को भगाने के बाद में यहां पर फ्रांस को रिपब्लिक प्रोक्लेम कर दिया गया था। तो आइए देख लेते हैं। 1848 रिवॉल्यूशन ट्रिगर्ड बाय फूड शॉर्टेज, अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक मिजरी। ठीक है सर, तो ये दिक्कतें थी, इससे ये ट्रिगर हो गए सभी लोग। वर्कर्स इन पेरिस बिल्ट बैरिकेड्स, इन्होंने बैरिकेड्स इरेक्ट कर दिए सर। एंड लुई फिलिप एब्डिकेटेड, लुई फिलिप जो था उसने रिजाइन कर दिया, एब्डिकेट कर दिया। रिपब्लिक प्रोक्लेम कर दिया गया, फ्रांस को रिपब्लिक बना दिया गया। यूनिवर्सल मेल सफरेज, कि भाई आदमी जितने भी हैं सारे के सारे वोट दें। एंड राइट टू वर्क गारंटीड, राइट टू वर्क की गारंटी ली गई। रिपब्लिक बनाया फ्रांस को, सबसे पहले मेल सफरेज दे दिया गया और राइट टू वोट जो था उसकी गारंटी दे दी गई कि सबको काम देंगे सर। और काम देंगे तो काम सिखाना भी तो पड़ेगा, उसके लिए इन लोगों ने नेशनल वर्कशॉप्स बनवाई। ठीक है, नेशनल वर्कशॉप सेटअप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, लोगों को सिखाया गया कि कैसे कैसे काम करना है। यही वो ईयर था, 1848 ही वो ईयर था जिसमें फ्रेडरिक सोर्यू ने अपनी पेंटिंग बनाई थी सर। ठीक है, फ्रेडरिक सोर्यू फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसने 4 पेंटिंग्स बनाई थी। ठीक है, जिसमें से एक पेंटिंग हम हमारी बुक में पढ़ते हैं, सबसे फर्स्ट पेज पर ही ये वाली पेंटिंग आती है आपकी, है ना। और ये पेंटिंग जो है इसे सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। यहां पर आप देखेंगे कि बहुत लंबी एक कतार है, बहुत सारे लोग जो हैं फ्लैग्स हाथ में लेके और आगे बढ़ रहे हैं, इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। है कौन कौन ये लोग? यहां पर देखो इनके हाथ में फ्लैग्स हैं, ये यूरोपियन कंट्रीज हैं। फ्रेडरिक सोर्यू ने इसे शो किया है एज अ कंट्री, यूरोपियन कंट्री। ठीक बात है। यहां जब आप देखेंगे तो फ्रांस जो है ना, सबसे आगे, यूएसए तो निकल चुके हैं। ठीक है, फ्रांस इनके पीछे पीछे जा रहा है, पीछे पीछे और भी अलग अलग कंट्रीज जो हैं, ठीक है, इटली, बेल्जियम और इस तरीके से अलग अलग लोग जो है वो फ्री होने के कगार पर हैं। यहां पर आप एक कैरेक्टर देखेंगे सर, यह है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, इसके हाथ में है एक टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। और यहां सर तो मोनार्क कहां चले गए ये सारे लोग अगर रिपब्लिक हो रहा है? अब बात यह है कि इस बॉर्डर को जो भी क्रॉस कर जा रहा है, ठीक है, वो रिपब्लिक हो जा रहा है ना। और मोनार्क का क्या हो रहा है सर? फिर मोनार्क कुछ नहीं बेटा, यहां पर आप देखेंगे, यहां पर ये जितने भी क्राउन व्राउन पड़े हैं ये सारे के सारे मोनार्क्स के ही हैं, टूटे फूटे पड़े हुए हैं। तो यूरोपियन मोनार्की जो है वो कुल मिला के एबोलिश हो चुकी है, ऐसा ऐसा कुछ दिखाई जा रहा है। ऊपर से जीसस क्राइस्ट जो है और बहुत सारी एंजल्स जो हैं वो आशीर्वाद दे रही हैं, सभी को ब्लेसिंग्स दे रही है यूरोपियन कंट्रीज को। ऐसा ऐसा कुछ दिखाने की ट्राई करी है फ्रेडरिक सोर्यू ने। चलिए सर अब लास्ट 2 स्लाइड और है, बात कर लेते हैं मिडिल क्लास। अब छोटा मोटा अपराइजिंग और भी एक जगह पर हो रहा है, वो देख लेते हैं। मिडिल क्लास लेड अपराइजिंग फॉर, अब क्या हुआ ना, जर्मनी की बात बताते हैं। जर्मनी में उस टाइम पर जर्मनी तो नहीं था, लेकिन जर्मन स्टेट्स थे छोटे छोटे, और उनके ऊपर प्रशिया करके एक जगह थी। प्रशिया के एक राजा थे सर, ठीक है, विलियम IV, है ना, फ्रेडरिक विलियम IV, उनके बारे में बात करेंगे। उनके पास में कुछ लोग इकट्ठा हुए और कुछ डिमांड्स लेके गए। डिमांड क्या क्या थी सर इन मिडिल क्लास वाले लोगों की? कि एक तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, एक नेशन स्टेट बना दो, और फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एसोसिएशन बना दो। ठीक बात है, सारी चीजें समझ में आ रही थी, नेशन स्टेट, फ्रीडम ऑफ प्रेस, एसोसिएशन, ये सब समझ में आ रहा था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जब डिमांड फ्रेडरिक विलियम IV के सामने रखी गई तो इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेरे ऊपर होगा और मैं इसके अंडर में काम करूंगा। बोले मैं ऐसा क्यों करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए नहीं, मैं फ्रीडम, मेरी फ्रीडम के साथ में काम करूंगा मैं, है ना। तो इन जर्मनी ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन, कुछ लोगों ने जर्मन नेशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। मोनार्क विल बी सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, कि मोनार्क जो है वो एक पार्लियामेंट का सब्जेक्ट रहेगा, पार्लियामेंट के अंडर में काम करेगा। यानी कि मोनार्क को, राजा को कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो वो क्या करेगा, किसी के साथ में, पार्लियामेंट के साथ में डिस्कस करेगा, उसके बाद में वो डिसीजन लेगा। ठीक है, क्राउन टू फ्रेडरिक पार्लियामेंट, क्राउन टू फ्रेडरिक विलियम IV। तो फ्रेडरिक विलियम IV के पास में ये प्रपोजल लेके गए, उसने रिफ्यूज कर दिया कि पागल समझाया, ऐसा हम नहीं करने वाले, हम क्यों हमारी आज़ादी बेच के खाएंगे सर। ठीक है, असेंबली फेल्ड, जो इनकी मीटिंग हुई थी वो सब फेल हो गई ड्यू टू लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम मोनार्की एंड डिवीजन विद इन। तो यहाँ पर इन लोगों में भी डिवाइडेशंस थे बहुत सारे, और मोनार्क लोगों ने भी मना कर दिया। कुछ जगहों पर रिवोल्ट हुए भी थे, लेकिन फ्रेडरिक विलियम IV ने आसपास की कुछ कंट्रीज के राजाओं के साथ मिलकर इन सभी रिवोल्ट्स को क्या किया, खत्म कर दिया। अब रोल ऑफ वुमन छोटा मोटा सा है, वो पढ़ लेते हैं सर। ठीक है, रोल ऑफ वुमन क्या है? दे पार्टिसिपेटेड थ्रू न्यूज़पेपर
एसोसिएशन एंड मीटिंग्स। महिलाओं ने हार नहीं मानी सर, महिलाएं बराबर पार्टिसिपेट कर रही थी सारे रिवोल्ट्स में, है ना। न्यूज़पेपर्स अपने तरफ से बना रही थी, लिख रही थी उनमें चीजें, एसोसिएशंस बना रही थी, अपने ग्रुप्स बना रही थी, संगठन अपने, मीटिंग्स कर रही थी कंटिन्यूअसली, बट डिनाइड सफरेज। सफरेज का मतलब पहले भी बताया है, होता है वोटिंग टू राइट, है ना, वोट टू राइट। तो डिनाइड सफरेज, इतना सब प्रयास करने के बाद में भी महिलाओं को सफरेज नहीं दिया गया। अलाउड ओनली एज ऑब्जर्वर्स इन गैलरीज, ठीक है सर, उन्हें कोई वो नहीं किया गया। एंड डिमांड्स फॉर जेंडर इक्वलिटी, इन्होंने डिमांड करी जेंडर इक्वलिटी की। स्पार्क्ड इंटरनल डिबेट विद इन द लिबरल मूवमेंट। तो खैर ठीक है, बहुत सारा स्पार्क हुआ, लेकिन अंततोगत्वा हाथ में कुछ भी नहीं आया। चलिए इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। अगर यहाँ तक आप आए हैं तो आपने वीडियो लाइक किया है, तो मतलब ठीक लगा है आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच। जल्दी ही मिलते हैं द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली वाले टॉपिक में। थैंक यू।